हमारे चैनल के माध्यम से आप व्यक्ति के जीवन में जो सच्ची घटनाएं घटती हैं उस पर आधारित पुस्तक के लेखक से वार्तालाप। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, सामने हैं हमारे श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो उत्तर प्रदेश में अपर आयुक्त रहे हैं गन्ना विभाग के, और इतने उच्च पद पर रहते भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि गोट में बाघ। आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए आपके सामने जो आप ये पुस्तक देख रहे हैं, ये पुस्तक लिखी है और इसकी अगले सच्चाई क्या है वो आपको हमारे सामने भूपेंद्र जी इनसे आपको दर्शाएंगे। इतने उच्च पद पर भी रह के भी आपने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है कि जिससे वास्तव में लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो जो स्त्रियों का जीवन है, मैंने लिखा कि मैंने एक कविता इसमें आती है हेमंत स्त्रियों के हंसने के ऋतु है, और मैंने उसमें लिखा है कि हेमंत का जो मौसम है, देखिए स्त्रियां जो होती हैं, बल्कि पहाड़ की स्त्रियां तो कई बार अपने हंसी के पीछे अपना दुख छिपाती हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। उनको बताया गया है कि नहीं, आपको अपना दुखी नहीं दिखना है। तो कविताओं के ये बड़े सूक्ष्म विषय हैं, इनका विस्तार, अब कलेवर इनका वितान कितना बड़ा, आप इसका कहाँ तक ले जाते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हर कवि एक ही चीज़ को, एक ही दुख को भिन्न तरीके से देखेगा। इसी प्रकार से मैंने देखा कि जो वह है, जो एक अंतरंगता पहाड़ के जो समाज का, जो पहाड़ के समाज को, बल्कि देखो हिंदुस्तान का समाज तो अपने आप में बंद समाज है, ओपन सोसाइटी नहीं, क्लोज्ड सोसाइटी। और पहाड़ की, ये तो भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, और पहाड़ की समाज तो ऐसा है, वो बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल घुला मिला, एकदम एक दूसरे में गुथा हुआ। अगर किसी आदमी के दांत में दर्द हो जाए तो पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती है साहब उनके दांत में दर्द है। तो इतना अपनापा, इतनी निकटता थी। और आज के जीवन में जो मतलब परस्त दुनिया हो गई है और पूंजीवाद का जोर बढ़ गया है, या आदमी की ज़िंदगी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताएं जब बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज़ लाइफ में बदल जाती हैं, तो आदमी इसी प्रकार से अलग थलग पड़ जाता है। इवन घर में सब लोग साथ में खाना खा रहे तो हर एक अपना मोबाइल चल रहा है। तो ये बड़ा हमारे समय का सबसे बड़ा कष्ट है, जो अमानवीयता, गैर इंसानियत और थोड़ा बहुत अभाव की तरफ समाज को भी ले जा रहा है, जीवन को भी ले जा रहा है, और एक पीढ़ी को भी ले जा रहा है। हकीकत लिखी है, वास्तव में मैं भी देख रहा हूँ कुछ हकीकत है। जी। तो उस क्षेत्र में तो आप किस तरह, आप तो पर्वतीय क्षेत्र के से हुए, तो आपने किस तरह वहाँ इतना ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्ट आपने वो वाली स्थिति लिख दी जो वास्तव में होती है? देखिए अनुभूति जो जैसे नदी में नहाना, हाँ, या भैंसों को, मवेशियों को ले जाना, नहीं, ये आपने कैसे दर्शा दिया? ये देखने की जो दृष्टि होती है, उसको देखिए, उसमें जो मानवपन है, उसमें जो इंसानियत है, वो जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इज्जत नगर आइजर नगर में, तब बरेली इतना, आज तो बरेली में कुतुब खाना जो है वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, तब बरेली ऐसा नहीं था। तो मेरी शुरुआती नियुक्तियाँ बरेली में हुई थी, और मैं कई वर्ष सेवा काल में 2-3 बार बरेली रहा। तो आइजर नगर जो था, मैं कभी घूमने शाम को निकल जाता था, या कभी अवकाश में इधर पहाड़ ना आ सका, कोई लखनऊ मीटिंग हुई तो उसमें वही रह गए, तो मैं दिन में घूमने निकलता था। तो मैं देखता था वो भी एक जीवन है। वो कुछ लोग अपने वो ठेकेदार के तालाब में भैंस को नहला रहे हैं, गाय को, तो उसमें कुछ बच्चे होते थे। तो मैंने उस कविता में ये दिखाना चाहा है कि कभी वो बच्चे पहले उनको ही छेड़ते हैं, अपने चाचा को, अपनी चाची को, या जो कहीं कंडे थाप रहे हैं उनको। लेकिन जब उनको भगा देते थे वहाँ से, तो बच्चे जाते थे जो बड़े बड़े बंगलों बने हुए हैं, तो वहाँ जो संपन्न जो स्त्रियाँ हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह नहला धोला के अपना पढ़ाने के लिए बाहर ला रही है। बिल्कुल भिन्न जीवन है। देखिए वो बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच के अंतर। तो जो मैंने देखा, तो जैसा कहा, जब भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है, जैसा तुझे जो तू देखता है वो तू लिख, तो इसी प्रकार से मैंने जो देखा, और हर रचनाकार अपनी रचना में यही करता है। जो बुक में जो अक्षर लिखे हैं, इनसे बहुत बड़ी उपलब्धि बच्चों की, क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो हम कहते हैं मैं तो सही पढ़ के गया, मेरा बच्चा सही पढ़ के गया, मालूम मैं ही जा रहा हूँ एग्जाम देने में, तो लेकिन उसमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, तो इसी कारण बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि अक्षरों ज्ञान बहुत होना जरूरी है। तो आपने इतने कठिन और इतनी अच्छी तरह ये अक्षर जो हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन के अंग हैं, कैसे दर्शाए? देखिए शब्दों का अपना महत्व हमेशा से रहा है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समकाल का, हमारे कंटेम्प्रेरी जो पीरियड चल रहा है, इस बार बच्चों को भाषा के प्रति, और भाषा और व्याकरण की तो दूसरी चीज़ है, लेकिन इवन मूल शब्दों
का न तो उनको परिचय है, न वो शब्दों का व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उन शब्दों का असली अभिधा क्या है, उसकी जो उसके व्यंजना क्या है, लक्षण, बच्चे इसको जानते नहीं हैं। ये हमारे शिक्षा की भी कमी है, और ये सबसे बड़ा सा कारण ये है कि जो सोशल मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार बहुत बढ़ गया है, समाज में किताबों के लिए जगह कम हो गई है और बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं। स्कूल की किताबें पढ़ना अलग बात है, उसके अलावा जो स्कूल की किताबों से इधर जो पढ़ा जाना चाहिए, बच्चे अगर उसे पढ़े, शब्द ज्ञान पढ़ने से ही आता है और व्यवहार से आता है। व्यवहार भी लोगों का ख़त्म हो गया है, जब से मोबाइल आ गया है। लोग अपने उसके फेसबुक में तो उनके कई फ्रेंड होते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उनके मित्र नहीं होते हैं। तो शब्द न तो वो बोल रहे हैं और न किताबों, समाज में न किताबें हैं, तो इसलिए शब्द थोड़े कम हो रहे हैं। वो आपको लग रहा है, क्योंकि जो शब्द का कोई विकल्प तो है ही नहीं, शब्द तो शब्द है। इवन हम अगर आपको गंगा नदियों कहें, उसके पर्यायवाची शब्द कहें, गंगा का जो पवित्रता है वो गंगा में है। वो चाहे उसकी नदी को, उसको चाहे हम क्या कहते हैं, तोरसा कहते हैं बंगाल में जाके, या ब्रह्मपुत्र में आसाम में उसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, बाद में गंगा जाती। लेकिन जो पूरा अर्थ, व्यापक अर्थ गंगा का गंगा में है, वो कहीं और नहीं है। तो शब्दों का जब तक हम अपनी ज़िंदगी में उसको बरतेंगे नहीं, तो शब्दों से हमारी आज की पीढ़ी इसी तरह से महरूम और वंचित होती जाएगी। दर्शाइए, तो ये किस तरह आपको इसका अनुभव हुआ है? देखिए, कोई रचनाकार या कोई कवि या कोई लेखक किसी दृश्य को लेकर, देखिए कहानी और कविता में क्या फ़र्क है हृदय जी, मैं आपको बताऊं। कहानी के लिए तो आपको पूरी चीज़, पूरी क्रम या पूरा जिस पर आप लिख रहे हैं, उसको पहले आपको विजुअलाइज करके अपने दिमाग में रखना होगा, तब आप उसको लिपिबद्ध करते हैं। कविता इसके ठीक विपरीत। कविता में क्या है, जो भाव है, जो अंतरंग, जो उसके भीतर जो प्रभावोन्नति हो रही है, जो घटना प्रधान, घटना का जो मैसेज जा रहा है, या घटना का जो प्रसार या जो प्रभाव जा रहा है, उसको आप अंकित करते हैं। तो इन कविताओं में मैंने क्या किया है कि जो मेरे जीवन की अनुभूतियाँ थी, चाहे मेरे छुटपन की थी, बाद में मैं बनारस चला गया, पहाड़ को मैंने, पहाड़ से बड़ा लगाव था, तो पहाड़ मैंने, यहाँ इतना अनुकूल मौसम और बनारस में इतनी गर्मी, तो मैंने उसमें पढ़ा। उसके बाद मैं फिर ये राज्य सेवा में आ गया, उत्तर प्रदेश सरकार में। तब ये राज्य भी नहीं बना था, मैं 83 में लोक संघ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से आ गया था। तो जब हम सर्विस करते हैं तो तमाम अनुभव होते जाते हैं, और आदमी अपने दिमाग को चौकन्ना रखे तो अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूतियाँ कैसी होती हैं कि अनुभूतियों को आदमी कह नहीं पाता, वो इसी को दर्ज कर पाता है, या डायरी में लिखता है, या किसी कहानी का रूप दे देता है। ये वो अनुभूतियाँ होती हैं जो उसको लगती हैं, जो उसको पब्लिकली नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कविता है या कहानी है, जो कही नहीं जा सकी, पब्लिकली जो न कही जा सकी, वो इस तरह से लिपिबद्ध होकर सामने आ जाती है पाठक। इसमें जो गोट में बाघ, ये जो आपने लिखी है ये कविता, तो एकदम 100% इसमें सच्चाई है। जी जी। जो, क्योंकि इसमें आदि कविताएं ऐसी देखने जो मेरे संग भी ये घटनाएं घट चुकी हैं, और बचपन याद आ जाएगा इसको, इस बुक को पढ़ के, और बुढ़ापा भी याद आ जाएगा। तो आपने कितना समय इसमें लगा, और कैसे कैसे आपने इतने उच्च पद पर रह के भी इसको दर्शाया? ज़्यादा समय, देखिए वैसा समय तो ज़्यादा इसलिए नहीं लगा कि जब कविताएं, इसमें अधिकांश कविताएं पत्रिकाओं में, तब की पत्रिकाओं में प्रकाशित भी थी, वो उस कविताएं ली गई है। कुछ कविताएं इधर जो मैंने लिखी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, वो भी इसमें कोरोना काल की 2 कविताएं हैं। तो उन कविताओं का एक संकलन है लगभग, इसमें टोटल तो 61 कविताएं। शुरू में तो शुरुआती तौर पर जो कमेटी इनकी प्रकाशन की थी, उसने 70-80 कविताएँ छाँटी थी, लेकिन चूँकि कलिवर बड़ा हो रहा था, तो ये इसमें 61 कविताएँ हैं। तो इसमें से लगभग आधे से अधिक कविताएं तो प्रकाशित कविताएं थी। तो वो कब लिखी, वो मेरे छात्र जीवन की थी, या जब मैं PhD कर रहा था तब की थी। सेवा में जब हम अपने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे अपनी सेवा में, तो कुछ मैं उसमें लिखी। तो फुर्सत के अलग में, जैसे संडे हमको मिलता था, संडे में कुछ कविताएँ लिख ली। अच्छा, क्या होता है कि जो अनुभूतियाँ को इस पर लिखा जाए, तो कोई चीज़ आई तो उसको हम नोट भी कर लेते थे, डायरी में नोट्स भी ले लेते थे, उसको हम लिखते थे। तो बाद में उसको जिस तरह से, फिर उसको सबसे बड़ी बात है कविता में, उसको चित्र का खाली विवरण नहीं है, वो विवरण नहीं है, उसमें केवल कोई जो चीज़ हम देखते थे उसको लिख देना हमारी कविता नहीं है। उसमें संदेश, और सबसे बड़ी बात है उसमें मानवता, उसमें जो इंसानियत है, या जो उसमें जो इंसानी ताकतों का जोर है, या इंसानियत मर रही है, वो चीज़ कहीं पर आ जाए तो उसको प्रमुखता से किसी स्टेंजा में उठा देना, वहीं पर कविता हम पूर्ण करते थे। तो ये जरा करके लिखी गई है। लंबा मेरा सेवाकाल रहा, मैंने 39 ईयर्स तो सर्विस करी। प्रकाशित मेरी इस 2023 के जो फरवरी मार्च में दिल्ली में बुक फेयर लगा था,
उसी में रिलीज हुई थी। जो इतने उच्च पद पर रह के ये जो बुक लीजिए तो क्या जनता को इससे संदेश पहुंचेगा? संदेश ये देना चाहते हैं, संदेश देखिए कभी कोई संदेश क्या देगा, लेकिन जो उसकी अपनी अनुभूतियाँ हैं वो हम जनता के और रोज़मर्रा के जीवन की एक किस्म से अनुभूतियाँ ही हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। तो दिखाना मैं ये चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि जो आदमी को जो तकलीफ़ें हैं उसकी और उसकी जो समस्याएं हैं, या उसका शोषण हो रहा है, या वो क्या कहते हैं शोषित तबके से है, या वो खुद शोषण कर रहा है, एक अत्याचारी कविता की पहल में मेरी प्रकाशित तो वो भी इसमें है। तो ये किस तरह से अपना राह ज़िंदगी में आगे बनाती हैं और लोगों को खुद ब खुद इससे निजात मिलती जाती है और वो इसके खिलाफ पुरजोर ताकत से खड़े भी हो जाते हैं। ये कि यदि शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो आप उसमें भी बड़ा अनुभवी और ऐसे विश्वविद्यालय से या ऐसी जगह से आपने शिक्षा ग्रहण की है जो वास्तव में वहाँ पर हम भी देखते हैं कि हर किसी कोई नहीं कर पाता है, और आप इतने उच्च पद पर भी रहे, क्योंकि तो इसकी जो बुक है आपकी, तो मेरी तो हार्दिक ये इच्छा है कि हर विद्यालय में, चाहे मतलब इंडिया में कितने भी विद्यालय हो, उत्तराखंड के विद्यालय हों, पहले नैनीताल के विद्यालय से शुरू की जाए, तो हर विद्यालय में एक ऐसी बुक होना चाहिए लाइब्रेरी में जिससे बच्चे पढ़ सके, क्योंकि हमारा बेटा भी पढ़ता है तो लैब से बुक लेके आता है। तो वो एक बुक ऐसी होना चाहिए आपके हर लैब में जो इस बुक को पढ़े, क्योंकि इस बुक में ऐसा कुछ लिखा है कि लाइफ सेट हो सकती है इससे। जी। देखिए लाइब्रेरी में जब मैंने दुर्गा साहब म्यूनसिपल लाइब्रेरी नैनीताल की जो है एक प्रति वहाँ रखवाना है, अभी किताबों का आया है, किताबों की प्रतियाँ मुझ तक पहुँच रही हैं। तो मैं ये अमेज़न में भी ये किताब जो है अवेलेबल है। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ खुद, अभी ये मैंने देखा अभी के समाचार पत्रों में, जो मीडिया में देखा मैंने कि ये जो जेल है यहाँ की हल्द्वानी जिला जेल, यहाँ के अधीक्षक जो हैं वो भी कुछ पुस्तकें रखना चाह रहे हैं। तो मेरा उनसे बातचीत हुई तो कहते सर हमें 2 कॉपी कम से कम आप इसकी दीजिए। तो इस तरह पुस्तकालयों में तो हम रखवा ले रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही, इसमें हमारे महेश पुलेठा एक हैं जो दीवार पत्रिका अभियान चलाते हैं पिथौरागढ़ में, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक लेखक के लिए बहुत संभव नहीं है कि वो हर जगह किताब पर रखे, और सरकारी विभागों में अब पुस्तकों की खरीद लगभग बंद हो गई है, क्योंकि इसमें बंगलिंग और थोड़ा कुछ गड़बड़ झाला पहले हुआ। तो ये तो आदमी को खुद ही चाहिए, और किताबें देखिए नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये कि वो मेरे संदेश ही हर विद्यालय में लगभग जाता है, लगभग हर विद्यालय में संदेश जाएगी। तो आपसे यदि विद्यालय वाले स्वयं कहें कि हमें ये बुक दो, तो आप आप जो बुक ये दोगे तो उसको मेरे को भी अंदर से खुशी होगी कि आने वाली जो पीढ़ी है, इसके लिए तो मैं प्रकाशक से भी कहूँगा कि वो कम से कम 100, 200 या 500, 1000 किताबें उसके लिए आवश्यकता के लिए मांगे तो और इसका जो भी वो मुनासिब जो भी दाम है वो भी लिया जाए, शुल्क भी लिया जाए, और मिनिमम पर उसकी जो लागत मूल्य पर वो किताब हम क्योंकि ये अमूल्य है, इसका हम मूल्य तय नहीं कर सकते। इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये बुक का जो आपकी जिस हिसाब से लिखी गई ये अनमोल है, ये अनमोल रतन है, इसकी कोई हम कीमत तो नहीं लगा सकते।